नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि देश के लिए लोकतंत्र, बहुलता और धर्मनिरपेक्षता बेहद ज़रूरी है। रविवार को बेंगलुरु में नेशनल लॉ स्कूल के सालाना दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में निहित मूल्यों की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। भारत का हर नागरिक, जिसकी आस्था इस संप्रभु, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य में है, उम्मीद करता है कि उसे बराबरी, इंसाफ और भाईचारे का माहौल मिले। देश का संविधान ये सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक इस लोकतांत्रिक ढांचे में तमाम विविधताओं और बहुलताओं के साथ रहे। यही हमारे लोकतंत्र की मजबूती और खूबसूरती भी है। मोहम्मद हामिद अंसारी ने जोर देकर कहा कि नागरिक होने का मतलब कई जिम्मेदारियों को निभाना भी है। देश की तमाम विविधताओं और अनेकताओं से प्यार और लगाव भी उन जिम्मेदारियों में से एक है। यही राष्ट्रवाद का मतलब है और वैश्विक स्तर पर यही होना भी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक लिबरल रूप नहीं है। इस प्रकार का राष्ट्रवाद देश में सहिष्णुता और देशभक्ति के नाम पर घमंड फैलाता है। देश के संविधान, उसकी सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों के प्रति हर नागरिक की प्रतिबद्धता ज़रूरी है। तभी संविधान में निहित मूल्य हर व्यक्ति के जीवन में जाति, धर्म, रंग और समुदाय से ऊपर उठकर भारतीयता को मजबूत करेंगे। इस विविधता और बहुलता के धनी देश में इन्हीं मूल्यों को आधार बनाकर एक दूसरे के प्रति स्वीकृति बनाई गई है और इसी से लोकतंत्र अपनी स्थिरता को कायम रख सकेगा। बतौर उपराष्ट्रपति अपने अंतिम सार्वजनिक भाषण में उन्होंने कहा कि धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांतों को दोहराना और पुनर्जीवित करना आज की सबसे बड़ी चुनौती है। इसमें सहिष्णुता और धर्म की स्वतंत्रता शामिल है। सहिष्णुता समाज की वास्तविकताओं को दर्शाने वाली होनी चाहिए और विभिन्न तबकों में विविधताओं के बीच सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए सहिष्णुता एक आवश्यक गुण होना चाहिए। साथ ही उन्होंने दलितों, मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए चिंता जताते हुए उनमें बढ़ रही असुरक्षा की ओर इशारा किया। देश देशांतर में आज बात इसी विषय पर। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी, आरएसएस विचारक प्रोफेसर राजवीर शर्मा, दलित चिंतक अशोक कुमार भारती और वरिष्ठ पत्रकार सतीश मिश्र। आप सभी का स्वागत है। मैं सुब्रत मुखर्जी साहब आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि उपराष्ट्रपति का ये अंतिम सार्वजनिक भाषण हालांकि एक दीक्षांत समारोह में था, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने जो इस देश की संविधान की बुनियादी आउटलाइंस हैं उनको अंडरलाइन किया है। क्या कहेंगे आप? वो ज़रूरत भी था। उन्होंने जो सोचा उसमें दो चीज़ उन्होंने बहुत ज़ोर से कहा। एक तो उन्होंने कहा हमारे देश में चुनाव ठीक टाइम में होता है, काफ़ी सारी चीज़ें अच्छा हो गया। जो प्रोसीजरल बातें हैं, पर सब्सटेंटिव जो चीज़ें हैं जो लोगों के लिए करना चाहिए था, और जैसे आपने बताया जो अल्पसंख्यकों के लिए बाकी जो धर्म को मानते हैं, और उसके साथ उन्होंने और एक भी चीज़ कहा जो सांस्कृतिक नेशनलिज्म, उसके खिलाफ में भी उन्होंने कहा। और जो आपने दूसरी जो चीज़ कही, संविधान के अंदर रह के हमको पूरा आगे देश को बढ़ाना है, और उसमें ये भी उन्होंने मोदी जी का बात भी किया, सबके सहयोग लेके सबके लिए देश को बढ़ाना है। पर उसके साथ उन्होंने एक चीज़ किया कि जो 14, 15 और 16 जो हमारे संविधान में है, उस दृष्टिकोण से हमें देखना होगा। दूसरी चीज़ मुझे जो बहुत अच्छा लगा, जो उन्होंने एक इजरायली लेखिका का बात में किया, जो तामीर, गेल तामीर का बात उन्होंने किया। और तामीर जी का जो पूरा जो कंसेप्ट है वो एंडरसन की किताब से आती है, और उसको रॉल्स को भी लिया है। इसका मतलब है जो पूरा जो अंसारी जी का जो प्रयास था, उदारवादी दृष्टिकोण से हम राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद को देखें और उसको हम ठीक तरह अपनाएं। जी, प्रोफेसर राजवीर शर्मा, आप उपराष्ट्रपति के इस भाषण को किस तरह से देखते हैं? उन्होंने जिन बातों को चिन्हित किया है, अंडरलाइन किया है, उससे आप कितना सहमत? मुझे लगता है कि भारत के उपराष्ट्रपति ने जो अपना भाषण दिया है, उन्होंने अपनी केवल कुछ चिंताओं को शेयर किया है, और उन्होंने यद्यपि कोई नई बात नहीं कही है, क्योंकि संविधान के अंतर्गत जो मूल्य हैं, संविधान के जो सिद्धांत हैं, वो हम सभी को मालूम हैं। केवल उन्होंने ये कहा है कि संविधान के सिद्धांतों और मूल्यों को हम सब नागरिक के नाते लागू करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ सिद्धांततः कोई मतभेद किसी में है नहीं। हम थियोरेटिकली सभी लोग इस बात को एग्री करते हैं, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है। हर नागरिक इस बात से सहमत है कि संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को हम पूरा करें।
और भारत में भाईचारे की, विविधता के जो मूल्य हैं उनको हम स्वीकार ही ना करें बल्कि उन पर काम भी करें। लेकिन सवाल यह है कि ये जो विविधता की बात है या यूनिटी और डाइवर्सिटी की बात है या डिसेंट की बात है, ये जो डिसेंट और विविधता है ये हमारे प्रजातंत्र के एक आधार स्तंभ हैं, इस बात में कोई डिफरेंस ही नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि इसको लागू कैसे करें। उपराष्ट्रपति जी ने अपनी चिंता वास्तव में मुझे लगता है कि इस ओर ज़्यादा संकेत किया है कि इन मूल्यों पर कोई बहस नहीं है, लेकिन मूल्यों को स्थापित कैसे करें, पुनर्स्थापित कैसे करें, उनको गहरा कैसे करें, ये उनकी चिंता है। अशोक भारती साहब, आप उपराष्ट्रपति के इस भाषण में जिन बातों को पर ध्यान दिलाया गया है और जिसका जिक्र अभी सुब्रत मुखर्जी साहब और राजवीर जी ने किया, आप किस तरह से पढ़ते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति डॉक्टर हामिद अंसारी जी ने जो बेंगलोर में बयान दिया है, ये वाकई हम लोगों के लिए एक इसको हम ये कह सकते हैं कि हमको एक चेतावनी देने वाली बात है। क्योंकि जब देश के शीर्ष पदों में से एक पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह की चिंताएं अपनी बात रखता है, तो इसका मतलब यह है कि इस देश में काफ़ी कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिन परिस्थितियों की वजह से जो देश का धर्मनिरपेक्ष ढांचा है, देश के जो विभिन्न तबके हैं, जो बहुलतावादी उसकी संस्कृति है, और ख़ास तौर से जो उन्होंने दलितों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों के मन में जो असुरक्षा घर कर रही है। और चूँकि मैं तो दलित समाज से आता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि आज दलित समाज और अल्पसंख्यक समाज जो है वो वाकई में बहुत डरा हुआ है, और उसको ये बात बिल्कुल धीरे धीरे उसके दिल में ये बात घर करती जा रही है कि इस देश में शायद वो एक दूसरे दर्जे के नागरिक के तौर पर जी रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार के लिए ये बात एक उदाहरण होनी चाहिए, एक नज़ीर होनी चाहिए जिसको स्वीकार करे, और इन तबकों में जो असुरक्षा घर कर रही है, अब किसी भी वजह से कर रही हो, चाहे ऊना का मसला हो, चाहे वो रोहित वेमुला का मसला हो, चाहे सहारनपुर का मसला हो, चाहे अखलाक का मसला हो, चाहे गौ हत्या का मसला हो, मुझे लगता है कि अब जो है प्रधानमंत्री जी ने बार बार उस बात को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है, लेकिन मुझे लगता है कि उपराष्ट्रपति जी ने ये बात साफ कही है कि राज्य को अपनी जिम्मेदारी देश के संविधान की रक्षा के लिए पूरी ताकत के साथ लगानी चाहिए। सतीश मिश्र साहब, आपका पत्रकारिता का एक लंबा अनुभव है, आप उपराष्ट्रपति के इस भाषण को किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो उपराष्ट्रपति जी अंसारी जी ने जो बात कल बेंगलोर में कही, वो चेतावनी भी है और नसीहत भी है। देखिए, जिस दौर से मुल्क गुजर रहा है, जहाँ देश खड़ा है आज, वहाँ मैं बहुत सहमत हूँ भारती जी की बात से कि आज असुरक्षा की जो भावना है वो कमज़ोर तबके में, चाहे वो दलित हों, चाहे वो अल्पसंख्यक हों, अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम, और भी ऐसे तबके हैं जिनमें ये असुरक्षा की भावना है कि क्या उनका स्थान क्या है, उनकी जगह कहाँ है। और उसके लिए संविधान ही एकमात्र पुस्तक है जो मार्ग निर्देशन कर सकती है, जिसने ये बताया था कि संविधान के अनुसार सब बराबर हैं। और यहाँ पर अगर ये महसूस होने लगे इतने बड़े तबके में, वो चाहे आदिवासी हों, दलित हों या अल्पसंख्यक हों, कि उनका दोयम दर्जे का नागरिकता उनकी होती जा रही है, तो एक बहुत बड़ी चेतावनी है। देखिए, खाली अंसारी जी ने नहीं, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति ने भी कई बार इस ओर इशारा किया था। तो ये बात हमको और सरकार को ये बात गौर से लेनी चाहिए और ऐसे कदम उठाने चाहिए कि ये भावना वहाँ से कम हो और निकाली जा सके। जी, प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी, उपराष्ट्रपति ने अपने भाषण में नागरिकों को भी उनकी जिम्मेदारियां याद कराई हैं और कहा है कि जिम्मेदार नागरिक होने का क्या मतलब है, और साथ ही साथ उन्होंने जहां संविधान का जिक्र किया है, ख़ास करके जो उसका प्रस्तावना है
उसका जो प्रीफेस है उसको उन्होंने अंडरलाइन किया है, बार बार किया। तो ये जो बात हो रही है अभी, जो हमारी चर्चा हुई कि भाई कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना आ रही है कुछ वर्गों में, जो समाज के कमज़ोर तबके के लोग हैं, हाशिए पे लोग रहने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ ये है कि हम एज ए नागरिक सिटीज़न भी अपनी जिम्मेदारियों को शायद पूरा नहीं कर पा रहे। क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने देखिए 3 बहुत महत्वपूर्ण बात की जी। सबसे पहले उन्होंने कहा जो रूल ऑफ लॉ और जिसको बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हिंदुस्तान में अभी तक नहीं हुआ है। और मुझे लगता है ये राम मोहन रॉय ने भी कहा था 200 साल पहले, पर ये एक हमारे देश की कमी है जो ये इस पे लोगों का अभी तक विश्वास नहीं है और बहुत जगह हम देखते हैं इसके अनुसार काम नहीं होता। दूसरा चीज़ उन्होंने विवेकानंद का नाम लिया जी, और उन्होंने कहा देखिए जो हर एक धर्म को हमें स्वीकार इसलिए करना चाहिए क्योंकि हर धर्म में कोई ना कोई सच होती है। और विवेकानंद वो रामकृष्ण का बात थी, जत मत तत पथ जो था उनका, उसको बढ़ावा दिया और उनको इंसिस्ट किया जैसे प्लूरलिज्म जिसे हम बोलते हैं वो हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरा चीज़ उन्होंने कहा, जॉर्ज वाशिंगटन का नाम लिया उन्होंने और उन्होंने कहा देखिए देश को रक्षा करना वो तो सबसे बड़ा कर्तव्य है, पर उसके साथ मिलिटरिज्म नहीं होना चाहिए और दिखावा नहीं होना चाहिए। मुझे याद आया आइजनहावर ने एक चीज़ कहा था, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, उस तरफ हिंदुस्तान को नहीं जाना चाहिए। अभी जो टेम्पर ऑफ द टाइम है, सब देश को एक साथ अच्छी तरह रहना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन है, क्लाइमेट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसमें हमको सबको बना के आगे देश को बढ़ाना होगा। मुझे लगता है एक कंसोलिडेटेड उन्होंने पूरा जितना हमारा अचीवमेंट है और जो आगे करना चाहिए, दोनों में एक सामंजस्य करके अपना वक्तव्य बहुत अच्छी तरह रखा। प्रोफेसर राजवीर शर्मा साहब, उपराष्ट्रपति ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री के सबका साथ सबका विकास के नारे का भी जिक्र किया, लेकिन जो चिंता है उनकी लगातार उनके भाषण में दिख रही है वो ये है कि हमें एक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान मिला है जिसमें बराबरी की बात की गई है, भाईचारे की बात की गई है, आपसी सौहार्द की बात की गई है, लेकिन वो कहीं लैक कर रहा है। तो क्या कारण है आपकी नज़र में? देखिए, मुझे लगता है कि उपराष्ट्रपति जी ने जो अपना भाषण किया है उस भाषण के कई अंग हैं। उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं और उन्हीं सवालों का उन्होंने खुद जवाब भी दिया है। लेकिन मैं फिर से प्रोफेसर मुखर्जी की बात से सहमत होते हुए ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश भी हो रही है जिसमें उन्होंने नागरिकों की बात कही ना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम एक इंडिविजुअल नागरिक के नाते और एक ग्रुप का सदस्य होने के नाते दोनों ही अपनी जिम्मेदारियों में फेल हो रहे हैं। जैसे अभी कहा कि जो हमारे यहाँ दलित लोग हैं, जो हमारे यहाँ माइनॉरिटीज़ हैं, उनमें बड़ी असुरक्षा की भावना हो रही है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें आई बैक टू डिफ़र, क्योंकि मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल फियर वातावरण में घोलने की कोशिश हो रही है। मेरा दलित और तुम्हारा दलित की बात हो रही है। अगर बामूला की बात होती है तो अभी कल परसों ही एक राजेश का कत्ल हुआ है केरल में। राजेश भी दलित आदमी ही हैं। आखिर वो किसका दलित है? वो मेरा दलित और बामूला तुम्हारा दलित। तो हम दलित की बात कहाँ कर रहे हैं? हम तो पॉलिटिकल कैलकुलस में फंस गए। हम बाई पार्टीजन तो रहे नहीं। पॉलिटिकल कैलकुलस जब आएगा तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे समाज को भी और व्यक्ति को भी कहीं ना कहीं पीछे धकेलेंगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि क्या जिन वर्गों के साथ जुल्म ज़्यादती की बात हो रही है, लगातार मीडिया में हो रही है, वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन है क्या? मुझे लगता है कि देखिए, कोई भी घटना घटती है उसको हमको दो रूप में लेना चाहिए। हमको लेना चाहिए कि जो घटना घटी है उसके संदर्भ में न्याय मिलता है कि नहीं, केस रजिस्टर होता है कि नहीं, इन्वेस्टिगेशन होती है कि नहीं, बजाय इसके कि हम उसको एक वर्ग वर्सेस वर्ग अगर हम खड़ा करेंगे तो इससे ना तो समाज का भला होगा, ना देश का भला होगा, ना किसी राजनीतिक दल का भला होगा। मुझे लगता है कि देश की भलाई के लिए भी, राष्ट्र की भलाई के लिए भी ये आवश्यक है कि हम विविधताओं में जिंदा तो रहें, विविधताओं के साथ अपने पूरे तरीके से एंजॉय करें, लेकिन विविधता के चक्कर में हम कहीं यूनिटी को ना भूल जाएं। ठीक। अशोक भारती साहब, उपराष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में लगातार विविधता का जिक्र किया है, प्लूरलिज्म का जिक्र किया है और उसको
इस देश की खूबसूरती बताया, और जो है भी कि हज़ारों साल से यहाँ तमाम तरह के धर्म, जाति, भाषाएं, संस्कृतियाँ वो अलग अलग तरीक़े से परवान चढ़ी हैं और आज भी मौजूद हैं। क्या आपको लगता है कि इस विविधता को भी कोई ख़तरा है? देखिए, मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय से जो स्थितियां चल रही हैं, उस स्थितियों में निश्चित तौर पर यदि हम जो विक्टिम्स हैं, जो खबरें हमारे सामने हैं, जो विचार हमारे सामने आ रहे हैं, वो विचार और खबरें दोनों इस तरह की हैं जिसमें जो समाज का जो सबसे पिछड़ा हुआ तबका है, उस तबके के ऊपर बड़े सुनियोजित तरीके से उसके ऊपर हमले जारी हैं। मैं राजवीर जी की बात से सहमत नहीं हूँ कि दलितों पर अगर राजेश अगर केरल का व्यक्ति है तो उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठ रही है। हो सकता है उनके जो राजनीतिक विरोधी हों, उनकी विचारधारा के राजनीतिक विरोधी हों, वो इस आवाज़ को ना उठा रहे हों, लेकिन दलित अगर केरल में मरे और दलित अगर सहारनपुर में मरे तो हम दोनों के खिलाफ हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि वैचारिक तौर पर जो हमले हैं, एक ख़ास तरह की विचारधारा जो फैलाई जा रही है, जिसका माननीय उपराष्ट्रपति जी ने जिक्र किया है कि जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा, जो एक अतिवादी विचारधारा है, वो मुझे लगता है उससे दलित भी पीड़ित हैं, उससे अल्पसंख्यकों में भी असुरक्षा बढ़ रही है। और ये वाकई में केवल ख्याली पुलाव नहीं है। हम देख रहे हैं कि इस तरह से गाय का चमड़ा उधेड़ कर, मरी हुई गाय का चमड़ा उधेड़ कर अपने परिवार का गुजारा करने वाले लोगों को उनकी चमड़ियाँ उधेड़ी जा रही हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि इस देश में वैदिक काल से लोग गौ मांस का भक्षण करते रहे हैं और वो कोई नई बात नहीं है। साउथ इंडिया में बहुत सारे लोग गौ मांस का भक्षण करते हैं, लेकिन उत्तर भारत में, मध्य भारत में जिस तरह से महिलाओं को मांस के नाम पर मारा गया है, उनको पीटा गया है, और यहाँ तक कि राजस्थान में पहलू खान का मसला है, ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये हमारे समाज में हो रही घटना है। और मुझे लगता है राज्य को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। हमारी विचारधारा कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर देश हमको चलाना है तो देश को केवल संविधान की विचारधारा के आधार पर चला सकते हैं, व्यक्तिगत विचारधारा के आधार पर नहीं। जी राजवीर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सिर्फ दो बातें कहना चाह रहा था कि एक तो ये कि बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स दिए गए, पहलू खान का जो केस हुआ दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन सच में यह है कि राज्य ने अपना धर्म निभाया कि नहीं। लोग, जिन लोगों ने उस पर हमला किया, क्या वो अरेस्ट हुए कि नहीं हुए? उसकी वो अरेस्ट हुए और उसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, केस दर्ज हो रहा है। पर रूल ऑफ लॉ है। इट कैनॉट बी कि हम डिक्टेटर के तरीके से काम करें और जिनका नाम आया उनको आप उठा करके जेल में डाल दें, ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ कानून के हिसाब से काम होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग पहलू खान की और दूसरे लोगों की उदाहरण देते हैं, वो मालदा का उदाहरण क्यों नहीं देते? मालदा के केस पे वो क्यों नहीं बोलते? जहाँ पर मुसलमानों का तो कुछ नहीं हुआ, वहाँ पर हो सकता है पहलू खान की मृत्यु ना हुई हो, लेकिन किसी राजेश की, किसी रवि की मृत्यु हुई हो, उसका कत्ल हुआ हो, तो रवि का कत्ल का भी उतना ही विरोध होना चाहिए जितना कि पहलू खान का होता है। या अभी जो बात कही कि राजेश जो है जिसकी कत्ल हुआ, क्यों सारे जो दलित के आज ठेकेदार बनते हैं दलितों के, उन्होंने एक भी आवाज़ क्यों नहीं उठाई राजेश की कत्ल पर? चलिए सतीश मिश्रा साहब, ये जो बात हो रही है कि लगातार प्लूरलिज्म, जो कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी विरासत है, एक बड़ी पूंजी भी है, उसको आपकी नज़र में कहीं ख़तरा दिखाई देता है, जिसकी तरफ उपराष्ट्रपति इशारा कर रहे हैं? हाँ, देखिए, ख़तरा तो ज़रूर है। अब सिर्फ प्रश्न ये है कि उसको, उस खतरे के खिलाफ क्या कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, प्रोफेसर मुखर्जी ने एक बहुत बड़ी बात कही, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विच मीन्स, इसका मतलब प्रोटेक्शन, इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ। अब देखिए, वो नहीं होता है। जो लोग बड़े हैं, जिनके समाज में महत्व है, जिनके समाज में, जिनके पास शक्ति है, वो आराम से बच के निकल जाते हैं। और मारा कौन जाता है, किसके ऊपर कौन जेल जाता है, किसको मदद नहीं मिलती, वो एक गरीब पिछड़ा तबका होता है जिसके पास ना तो कानून है और उसके साथ पुलिस भी नहीं खड़ी होती। तो ये एक बहुत बड़ा संकट है। अब आप ये कहने लगे कि साहब पहलू खान के लिए तो बोला जा रहा है, राजेश और रवि के लिए नहीं बोला जा रहा, ये एक पक्ष लेने वाली बात है। ये कैसे कहा जा सकता है? हमारे जैसे लोग, चाहे पहलू खान हो, चाहे राजेश, चाहे रवि हो, कोई भी जिसके साथ खिलाफ होता है, आवाज़ उठाते हैं।
ऐसा नहीं कि आवाज़ नहीं उठाते। अब उनको लगता है हिंदू मुसलमान को इसी तरह से तो बांटा जाता है कि देखिए उनके लिए बोला जा रहा है, उनके लिए नहीं बोला जा रहा है। ये आज से नहीं है, मैं तब से जानता हूँ जब से ये कहा जाता है कि मुसलमान इतने बच्चे पैदा करते हैं, हिंदू नहीं करते क्या? ऐसा नहीं है। ये सारा का सारा जो सोच है और जो आर्गुमेंट दिए जाते हैं वो बांटने के लिए दिए जाते हैं। एक इंसान की मौत हो रही है, उसके ऊपर बात चर्चा होनी चाहिए, ना कि हिंदू और मुसलमान। बिल्कुल इंसान की मौत हुई है। प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी, हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन का दौर रहा है, 1857 कट ऑफ डेट मांगी जाती है, 1857 से 1947, 90 साल का ये राष्ट्रीय आंदोलन है। इसमें तमाम तरह की विचारधाराएं रही हैं, लेकिन इस आंदोलन का नेतृत्व इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया था और उसके जो रेजोल्यूशंस थे, उसकी जो बुनियादी विचारधारा थी, उसी के आधार पर संविधान बना। और पिछले 70 सालों से हम उस संविधान के तहत काम कर रहे हैं, जिसको बनाने का काम डॉक्टर अंबेडकर साहब ने किया और भी तमाम तरह के लोगों ने उसमें अपना अपना योगदान दिया। क्या हम उस जो स्पिरिट थी नेशनल मूवमेंट की और जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन किया गया है, उसमें क्या हम उससे कहीं डेविएट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी जो बात है, राज्य का तो एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा फेलियर है कि लाइफ और जो बोलते हैं प्रॉपर्टी, दोनों इसको सुरक्षा देने में ये नहीं हुए आज तक। पहले तो हमें सोचना पड़ेगा, कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति कहीं भी हो जिसका जान जाती है, वो स्थिति होना ही नहीं चाहिए। दूसरी तरफ अंसारी साहब ने और एक जो चीज़ कहा, मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि लोकतंत्र की जान होती है तर्क बितर्क, उसमें इंटॉलरेंस नहीं होना चाहिए। वो वॉल्टेयर जैसे कहते थे, भाई मैं तुम्हारा बात तो नहीं मानता हूँ, फिर भी तुम जो भी कुछ कहोगे मैं सुनूंगा और अच्छी तरह सुनूंगा। दूसरी तरफ उन्होंने और एक चीज़ भी कहा, एरोगेंट नेशनलिज्म नहीं होना चाहिए। हम भारतीय हैं, उसमें हमारा गर्व है और हम सभी मानते हैं जो हिंदुस्तान जितना तरक्की करेगा अच्छा होगा, पर इसका मतलब नहीं है कि हमने दूसरे देशों के तरफ भी उंगली दिखाए और उसके बारे में एक सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। आजकल जो दुनिया है सारा छोटे छोटे हो गए, सारे ग्लोबल प्रॉब्लम्स इतने आ गए, तो इन दोनों में एक बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि उनका जो भाषण है वो खाली एक मैं नहीं कहूँगा एक पासिंग रेफरेंस होगा, एक परमानेंट ट्रेजर हिंदुस्तान के लिए होगा। ठीक। प्रोफेसर राजवीर शर्मा, क्या आप मानते हैं कि जो भारतीयता की परिभाषा है और जो राष्ट्रवाद की परिभाषा है वो अब नए सिरे से परिभाषित की जा रही है? नहीं, कोई नई सिरे से परिभाषित नहीं की जा रही है। मुझे लगता है कि जिन लोगों को समाज को बांटने में आनंद आता है, वो ये सोचते हैं कि इस समय राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता की जो है परिभाषा वो नहीं की जा रही है। ऐसा नहीं है। भारत में हमेशा से प्लुरलिज्म को और डिसेंट को, हमारा तर्कशास्त्र तो बहुत पुराना है, एंशियंट टाइम्स से हमारे यहाँ शस्त्र और शास्त्रार्थ की परंपरा है, डायलॉग की परंपरा है, क्वेश्चनिंग की परंपरा है, एक दूसरे से बात करने की परंपरा है। ये कोई नई बात नहीं है जो हम बात कर रहे हैं, शास्त्रार्थ कोई आज नहीं बना है। इसलिए सवाल यह है कि राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कोई आपस में टकराने वाली कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसा नहीं है। सवाल यह है कि कुछ लोगों को सत्ता से बाहर रहने के बाद ये चीज़ पच नहीं रही है कि सबका साथ और सबका विकास इतना महत्वपूर्ण और इतना अपीलिंग क्यों बनता जा रहा है, लोगों के दिमाग में घुसता जा रहा है। ये सबका साथ सबका विकास माने बिना किसी भेदभाव के राज्य अपना काम करे। पार्टीज़ को भी ये चीज़ माननी पड़ेगी कि सबका साथ सबका विकास नहीं करोगे तो समाज का भला नहीं होगा। ठीक। अशोक भारती साहब, आपको लगता है कि वाकई में जो सबका साथ और सबका विकास का नारा है वो लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट हो रहा है? देखिए, जो हमारे देश में तस्वीर आज की तारीख में मौजूद है, मैं तो देश के गहरे गहरे कोनों में गांव देहात में जाता हूं, वहीं काम करता हूं, उन लोगों के साथ काम करता हूं। ये जो सबका साथ सबका विकास है, गांव देहात में तो अब नारा ये लग रहा है कि सबका साथ और नीचे वालों का विनाश। तो मुझे लगता है कि ज़मीन पर जो तस्वीर है वो तस्वीर तो विकास की नहीं है। ना तो आदिवासियों को कुछ मिल रहा है, ना दलितों को कुछ मिल रहा है। नहीं तो इतना अनरेस्ट क्यों है, इतना असंतोष क्यों है, नौजवान क्यों सड़कों पर है? तो मुझे लगता है कि ये नारा बहुत अच्छा है जी, लेकिन इस नारे के लिए जो संविधान की भावना है, उस संविधान की भावना के अनुरूप काम हो रहा है? इस देश में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो लाखों करोड़ों का कर्जा दबाकर बैठे हैं,
उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन एक दलित ने 3,000 रुपये 5,000 का कर्जा ले लिया, उसके आप घर जो छोटे से बर्तन है उसको भी आप कुर्क करवा रहे हैं, तो किसका विकास है ये? मुझे लगता है कि नारों से हटकर यदि ज़मीन पर जो गरीब हैं, जो दलित हैं, जो किसी भी धर्म किसी भी मजहब के हों और किसी भी विचारधारा के मानते हों, यदि उनके विकास की बात होगी तो लोग इसको लेटर में भी एक्सेप्ट करेंगे, स्प्रिट में भी एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन होना चाहिए ये संविधान के दायरे के भीतर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक भारती साहब, प्रोफेसर राजवीर शर्मा, प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी और सतीश मिश्रा साहब इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो उपराष्ट्रपति ने अपने भाषण में इसको कहते हैं आई ओपनर, आँख खोलने का संदेश दिया है और बताया है देशवासियों को भी, सरकार को भी और इस देश की कानून व्यवस्था को ठीक ढंग से लागू करके संविधान की आत्मा के तहत ही आगे बढ़ाया जा सकता है। मेरे साथ देश देशांतर में इतना ही। नमस्कार।